विद्यालय पे इतने सरकार खर्च करती है, इतने करोड़ों अरबों खर्च होता है, ये क्यों हो रहा है जब हमको सड़क पे पढ़ाना है बैठा करके? कि जो आदमी बोल रहा है कि हम विद्वान हैं, हम विद्वान हैं, वो विद्वान कैसे हुआ? क्योंकि कोई विद्वान खुद को विद्वान नहीं बताता है। विद्वान आदमी पे थोड़ी ना लिखा रहता है ललाट पे विद्वान। अरे भाई परीक्षा दिए नंबर 150 में 145 आ गया तो विद्वान नहीं तो और कुछ है। सर एकेडमिक की व्यवस्था इतनी ही अच्छी है शिक्षकों के लिए, तो बीपीएससी की बहाली करवाइए एकेडमिक से, आप यूपीएससी की बहाली कराइए, पार्लियामेंट में कानून लेकर के आइए कि यूपीएससी में एकेडमिक पे बहाली होगी, लेके आइए ना, हम स्वागत करेंगे, हम लोग भी वाहवाही करेंगे कि बहुत अच्छा कानून है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उमा न्यूज़। मैं हूं पीयूष कुमार आपके साथ। इस वक्त हमारे साथ एस्टेट के अभ्यर्थी मौजूद है जो लगातार कह रहे हैं सरकार से कि नोटिफिकेशन का पालन होना चाहिए, संविधान को बदला नहीं जा सकता, संविधान से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं क्या कुछ इनकी मांगे लगातार। वैसे तो इनकी मांगे हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज फिर एक बार इनसे जानेंगे। अनिल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नहीं, आपको भी धन्यवाद महोदय कि आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बात करने को बुलाया। एक बात बनाए अनिल जी, आप लगातार कह रहे हैं कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, संविधान में कोई बदलाव नहीं बर्दाश्त करेंगे, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें बदलाव नहीं बर्दाश्त करेंगे। कैसे बर्दाश्त करेंगे? जिस विज्ञापन के आधार पे आपने फॉर्म निकाला, जिस विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरा, अखबार में विज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 साल तक आप रखे और फिर उसको विज्ञापन को आप बदल देंगे? चयन की प्रक्रिया को आपके पसंद के लोग अगर परीक्षा में पात्र नहीं हुए तो आप पात्रता परीक्षा को बदल देंगे? नहीं ना। कौन ऐसी पात्रता परीक्षा है जिसमें अंधरा कोढ़िया कबरा सबको भर दो, अनपढ़ जाहिल दिमाग सबको डाल दो? भारत की सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, उसमें भी कट ऑफ होता है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली का प्रावधान करो। इसमें तो नियम के अनुसार रिक्ति के बराबर ही रिजल्ट देना था, लेकिन मान लिया कि तूने अब जब दे दिए, गलत किए, अब एसटीईटी मार्क्स पर बहाली का प्रावधान कर दो और मेरिट वालों को कुछ अलग से 10 अंक का वेटेज डाल दो, हम मान लेंगे। बीच का रास्ता चलो। जनता लगातार कमेंट कर रही है कि जो आदमी बोल रहा है कि हम विद्वान हैं, हम विद्वान हैं, वो विद्वान कैसे हुआ? क्योंकि कोई विद्वान खुद को विद्वान नहीं बताता है। विद्वान आदमी पे थोड़ी ना लिखा रहता है ललाट पे विद्वान। अरे भाई परीक्षा दिए नंबर 150 में 145 आ गया तो विद्वान नहीं तो और कुछ है। अब जो 150 में 140 आया, 50 आया, वो तो अनपढ़ जाहिल बद दिमाग नहीं तो और क्या है? क्या बात कर रहे हैं? आईएएस अधिकारी जो बनता है वो नंबरे ला के न बनता है जी। माथा पर लिखा रहता है कि विद्वान है वो। आईएएस उनके आईएएस अधिकारी जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में बैठे हुए, क्या उन पर विद्वान माथा पर लिखा भाई हुआ है, है? ये केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा। बताइए अब क्या चाहिए? इनका अपना क्या मार्क्स आया है ये खुद बताएंगे। मैं बता रहा हूँ कि मेरे 150 में 145 नंबर आए हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेरे कई साथियों को 50-49 नंबर आए हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि नंबर जब हमारे ज़्यादा आए हैं तो आखिर तेज तर्रार हैं तभी न ज़्यादा आए हैं। अब आप कोई ना कोई परीक्षा के आधार ही पर नियुक्ति होगा, वरना फिर तो धांधली हो जाएगा। कोई ना कोई पैमाना होगा ना। देखिए विद्वानता का मतलब मैं बताता हूँ आपको। अब विद्वानता का मतलब आप वो वाला मतलब मत समझिए जो एंशिएंट टाइम में बोला जाता था। मतलब सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षा लिया, हम उस परीक्षा के विद्वानता की सिर्फ बात कर रहे हैं, हम पूरे ब्रह्मांड की विद्वानता की बात नहीं कर रहे हैं। हम जिस परीक्षा में बैठे हैं उसमें हम मेरिट में मतलब आए हुए हैं, तो उसमें हम विद्वान हैं तभी ना आए हैं। खैर आपने सही कहा कि अपना मतलब बात खुद ही नहीं कहना चाहिए, तो हम अपना रिजल्ट हम खुद ही थोड़े दिए हैं, हमको सरकार ने रिजल्ट दिया, हमने तो अपना परफॉर्म किया है। हम परीक्षा में बैठे, हमने लिखा, हमारा अच्छा नंबर आया, सरकार ने हमें रिजल्ट काट दिया जिसमें उसने हमारा मेरिट अंक घोषित किया कि आप तीसरे नंबर पे हैं पूरे बिहार में। तो उस रिजल्ट में तो हम विद्वान, वार्ड का मतलब विद्वान का बहुत अलग होता है। तो खैर हम उस वार्ड में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम मेरिट में है, अच्छे पोजीशन को हम धारित करते हैं। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आपने प्रतियोगिता परीक्षा लिया, जिसको अच्छा रैंक आया है उसको शिक्षक की बहाली में पहले प्रायोरिटी दो। बाद में अगर आप किसी को चाहते हैं लेना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके पॉलिसी के वजह से जो आप पॉलिसी वर्तमान में चला रखे हैं, किसी भी एक मेरिट वाले अभ्यर्थी की नौकरी नहीं होती, यानी वो शिक्षक नहीं बन जाता है, तो वो उसकी सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, वो अपना अनुभव या वो अपनी एबिलिटी बिहार के बच्चों को नहीं दे पाएगा। इसका दोषी वो पॉलिसी होगा, वो पॉलिसी मेकर होंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं कि एकेडमिक मार्क्स जिस पे आप बहाली करते हैं वो वाला प्रोसेस बंद कीजिए, और प्रतियोगिता परीक्षा में जो मार्क्स हासिल किए गए हैं यानी कि एसटीईटी के मार्क्स, उस पर आप बहाली कीजिए। हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं, बहुत कुछ नहीं मानना। मैं अपना एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, और मैं जैसे कि सर ने भी बताया, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता हूँ। केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार का विद्यालय है, भारत सरकार में मैं फिट बैठता हूँ।
वहाँ रिक्रूटमेंट के लिए बोर्ड बैठती है, वो इंटरव्यू लेती है बजाबते। तो वहाँ मैं 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ। बिहार सरकार में योग्य इसलिए नहीं हूँ कि मेरा एकेडमिक थोड़ा सा कम है। आप बताइए, मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछूंगा, हालांकि आप मीडिया वाले हैं, मुझे नहीं पूछना चाहिए। अगर आप मैट्रिक एग्जाम दिए हैं, आपका 2nd डिवीजन आया, तो आपको ये मालूम था कि आप मैट्रिक के बाद पत्रकारिता करेंगे? या मुझे 2005 में मालूम था कि मैं शिक्षक बनने वाला हूँ? अगर मालूम होता तो आप पत्रकारिता वाला कोर्स उसी समय से करते ना। मैट्रिक एग्जाम के समय हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको शिक्षक बनना है, तो उस समय मेरा कम रिजल्ट आया। लेकिन जो पात्रता परीक्षा हुआ है, ये तो शिक्षक बनने के लिए ही हुआ था। तो ये रिजल्ट ना जरूरी है कि मैट्रिक वाला रिजल्ट जरूरी है? मैट्रिक इंटर में अगर किसी का खराब रिजल्ट आया तो वो IAS नहीं बन सकता है क्या? वो PCS नहीं निकाल सकता है क्या? लेकिन बिहार सरकार की वर्तमान पॉलिसी कहती है कि आप शिक्षक नहीं बन सकते। अरे 2005 में मैंने परीक्षा दिया, उस समय क्या कंडीशन था, ये आज मैट्रिक डिसाइड करेगा मेरा कि मैं शिक्षक बनूं या ना बनूं? वर्तमान परीक्षा ना तय करेगा। जो आपका प्रतियोगिता परीक्षा है मैंने दिया, आप फिर से प्रतियोगिता परीक्षा ले लीजिए, 10 बार ले लीजिए, BPSC से ले लीजिए, UPSC से ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, यानी प्रतियोगिता परीक्षा से आप शिक्षकों को बहाली करवाइए, ना कि 2005 में, 2004 में, 2000 में कोई मैट्रिक का परीक्षा दिया हो उससे डिसाइड होगा क्या शिक्षक कैसे बहाल होंगे? अगर एकेडमिक की व्यवस्था इतनी ही अच्छी है शिक्षकों के लिए, तो BPSC की बहाली करवाइए एकेडमिक से, आप UPSC की बहाली कराइए, पार्लियामेंट में कानून लेकर के आइए कि UPSC में एकेडमिक पे बहाली होगी, लेके आइए ना, हम स्वागत करेंगे, हम लोग भी वाहवाही करेंगे कि बहुत अच्छा कानून है। तो शिक्षक ही मतलब ये मिलते हैं, वो भी सिर्फ बिहार में होता है। मजे की बात यह है कि ऐसा सिस्टम सिर्फ बिहार में है। पूरे राज्य में, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में, सभी राज्यों में कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट बोर्ड्स होते हैं, वो प्रतियोगिता परीक्षाएं लेते हैं, उसमें मेरिट बनता है, तब शिक्षक सेलेक्ट होते हैं, यानी कि बेस्ट से बेस्ट शिक्षक सेलेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स कि अभी हमारे हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आने वाले समय में IAS बनना आसान होगा, शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। और ये कहते हैं मैट्रिक की डिग्री लाओ, शिक्षक बन जाओ। गजब का मजाक है भाई। तो एक सवाल और रहेगा कि लोग आपकी जो क्वालिफिकेशन है उस पर उंगली उठा रहे हैं, जो स्टेट के अभ्यर्थी जो 30,675 मेरिट वाले हैं उन पे उंगली उठा रहे हैं कि ये लोग नहीं, ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। ये उंगली उठाने वाले कौन लोग हैं? जो खुद ही फेल हो गए हैं, वो हम पे उंगली उठा रहे हैं। हमने जिस परीक्षा को दिया है, जिस परीक्षा में हम अपियर हुए हैं, तो सरकार ने हमारी परीक्षा ली थी ना, ऑनलाइन परीक्षा ली थी। रिजल्ट कार्ड किसने दिया? मैंने खुद अपना रिजल्ट कार्ड बनाया है, सरकार ने दिया है। तो ये बात है उस सरकार से ना पूछें, हमसे पूछ रहे हैं। रही बात अगर उनको शक है किसी प्रकार का कोई डाउट का, तो ये आप जांच का मांग कीजिए, पेपर जांच, कुछ भी जांच आपको लगता है, पूरा अधिकार है आपको, हम भी सपोर्ट करेंगे। अगर मैं फर्जी हूँ मुझे जेल में डाल दीजिए, और आप फेल हैं तो एक्सेप्ट कीजिए कि आप फेल हैं। आप अपने फेलियर की बात नहीं करते हैं, जो मेरिट में है उसकी बात करते हैं कि हम मेरिट में नहीं हैं। तो इसलिए दूसरे पे उंगली आप तब उठाइए जब आप स्वयं योग्य हों। उंगली उठाना है तो सरकार से पूछिए कि परीक्षा जो लिया गया है तो आपने किसको किसको सर्टिफिकेट दिया है, और ये सर्टिफिकेट मैंने अपने हाथों से लिखा है क्या? मैंने तो परीक्षा दिया, उस परीक्षा में आप भी तो बैठे थे, और ये कोई BPSC के जैसा पेपर लीक नहीं हुआ था उसमें, ये ऑनलाइन TCS ने एग्जाम लिया था। और आप जानते हैं कि पूरे भारत में आज तक का रिकॉर्ड है कि TCS UGC का भी रिजल्ट एग्जाम लेती है, बहुत बड़े बड़े प्रतियोगिताओं के एग्जाम लेता है, आज तक उसका पेपर लीक नहीं हुआ है। अब BPSC का पेपर लीक हो गया, इसका मतलब है कि BPSC से भी बहुत बढ़िया एजेंसी TCS है, जिसकी परीक्षा हम दे करके आए हैं, और आप हम पे सवाल उठाते हैं। एक जवाब तो बनता है जो उंगली उठा रहे हैं उनके ऊपर। जवाब देखिए, वो एक जवाब तो बनता उनके, है। देखिए हमको, योग्यता कमी थी, हम उन पे कोई कमेंट नहीं करना उसकी चाहते हैं। योग्यता कमी थी, वो मेहनत कुछ कम किए होंगे तब ना नंबर कम आया। सिंपल सी बात है कि जब परीक्षा कोई आता है उसके पहले से जिसको जॉब करना होता है, किसी भी रैंक का हो, वो बहुत पहले से तैयारी कर रहा होता है। मतलब में फेल ना होता है, बताइए दीपक भाई बताएंगे। दीपक मैं बता रहा हूँ कि कोई भी परीक्षा होता है उसके साल 2 साल पहले से अभ्यर्थी तैयारी करते हैं। थोड़ा सा इसमें देखिए, साल 2 साल पहले से तैयारी रखते हैं। जब परीक्षा आ जाता है तो हम 8 घंटा तैयारी कर रहे थे, अब 14 घंटा करते हैं, और आप अचानक से सो करके जगते हैं, कहते हैं कि मैं भी पास हो गया। तो आप पास ना हुए हैं जी, मेरिट में तो वो आएगा जो 14 से 20 घंटा पढ़ रहा था, और आप बराबर हमारे हो जाएंगे। कैसे हो जाइएगा जरा बताइए। हाँ, आप भी पढ़े होते हैं ना 24 घंटा, आप हमसे शायद ज़्यादा लेकर के आते, हम आपके पीछे होते, आपकी बात हम करते कि आप ज़्यादा योग्य हैं। तो मेहनत करेंगे हम और नौकरी होगी आपकी। और यहाँ पे सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, यहाँ पे बात है क्वालिटी एजुकेशन की।
अगर आप मेहनत किए होते, आपने बहुत ज़्यादा काबिलियत आपने हासिल की होती, हम आपका ही स्वागत करते हैं कि सर आप ही योग्य हैं। ये सीट आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। जो योग्य है, शिक्षक की नौकरी, शिक्षक का पद उसके लिए है। हमसे भी कोई ज़्यादा योग्य है उसको बहाल करने के लिए। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि उसको बहाल कर दीजिए। लेकिन आप परीक्षा में बिठाइए, जो योग्य है उसको बहाल कीजिए। ये मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड के मार्क्स पे बहाली करना, ये उन करोड़ों बच्चों के साथ अन्याय है जो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। हाल ही में सोनू का मामला आप लोगों ने बताया। सोनू डायरेक्ट कहता है कि हमें सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्यों कहता है भाई? वो इसलिए कहता है कि वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, इसलिए कहता है ना। तो एक सोनू ने पूरे एजुकेशन सिस्टम का मतलब कि मजाक का पोल खोल दिया, और आपका 40,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो सब वेस्ट है, टोटल वेस्ट है ना। अब उसका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए वो कह रहा है। कितने सोनू के एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराइएगा? वो अकेले है क्या? हर गली गली में सोनू है, करोड़ों सोनू है। किसका किसका एडमिशन? अब रही बात मेरी, तो मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता हूँ, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया हूँ। अभी हाल ही में मैं सीबीएसई का कॉपी चेक करके आया हूँ। मैं सीबीएसई का कॉपी चेक करके आया हूँ। अब बिहार सरकार में शिक्षक नहीं बन सकता हूँ, विडम्बना है, क्योंकि मेरा मैट्रिक में 2nd डिवीजन है। लेकिन मैं यूपीएससी का एग्जाम दूँ तो अच्छा रैंक आएगा, बीपीएससी का एग्जाम दूँ अच्छा रैंक आएगा, प्रतियोगिता परीक्षा दूँ अच्छा रैंक आएगा। तो मैं एकेडमिक को लेकर चलूँ क्या? 3rd डिवीजन वाले मैट्रिक वाले आईएएस नहीं बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। किस आधार पे बनते हैं? प्रतियोगिता परीक्षा से बनते हैं ना। उनको इस आधार पर छांट दिया जाएगा कि वो 3rd डिवीजन आए थे? है कोई ऐसा मतलब कोई क्राइटेरिया कि 3rd डिवीजन किसी का आया हो उसे आईएएस नहीं बनाया जाएगा, उसे बीपीएससी में अधिकारी नहीं बनाया जाएगा? है? अभी तक तो ऐसा नहीं है। तो शिक्षक के लिए ऐसा क्यों है? शिक्षक के लिए मैट सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ, क्यों है? क्यों मतलब ऐसा सिस्टम क्यों है? ये आप लोग सरकार से जो पॉलिसी मेकर है उनसे पूछिए कि ऐसी व्यवस्था क्यों बनाए हैं। एक इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, उसे प्रतियोगिता परीक्षा में जाना पड़ता है। मेडिकल के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, वो भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठता है। एक क्वालिफिकेशन के लिए नीट निकालना पड़ता है, और उसके प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट निकालना पड़ता है, जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ता है। और शिक्षक ऐसे तैसे जैसे कैसे भी भर्ती कर लोगे? एक आखिरी सवाल करेंगे कि मतलब ये लड़ाई जो सीधी आप लोग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लड़ाई नौकरी के लिए नहीं है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए है। अब इसमें कोई दो राय है क्या कि शिक्षा व्यवस्था ना बदलेगा? शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए ही है। हमें नहीं चाहिए दीपक माँ जैसे शिक्षक, बिहार को नहीं चाहिए दीपक माँ जैसे शिक्षक, बिहार के गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे दीपक माँ जैसे शिक्षक से। अब क्या इसमें स्पष्ट बात है। मेरिट में जो आए हुए हैं, जो अभी हम लोग मेरिट में आए हुए, हम लोग को बहाली कीजिए। हम लोग मेरिट में की हम लोग परीक्षा दिए ना, मेरिट में आए हैं, परीक्षा देने के बाद ना गवर्नमेंट ने विज्ञापन निकाला था, वही ना परीक्षा लिया था, वही ना मेरिट बनाया था। तो मेरिट बनाया तो हम लोग स्कूल में भेजिए, विद्यालय में भेजिए। तो आप ऐसे शिक्षक को भेजना चाहते हैं जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ? ऐसा नहीं चलेगा बिहार में, और ऐसा हम लोग चलने भी नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री से इसलिए आज हम लोग का जो है कि आज हम लोग का जो प्रोग्राम था, इसमें हम लोग जो है कि आह्वान किए हैं भगवान से कि भगवान शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि दे और प्रमुख सचिव को सद्बुद्धि दे कि अच्छे नीति बनाए, और नीति बना करके मेरिट वाले शिक्षक को विद्यालय में भेजे। इससे बेटर हम लोग से बेटर शिक्षक कौन हो सकता है, जो इतने मेरिटोरियस है, जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो मेरिट में आए हैं और अपना योगदान देना चाहते हैं। तो आपको तो अब बिहार में शिक्षा की घोर कमी है, आप तुरंत जो है कि शिक्षा बहाल कर दीजिए। अब इसमें कुछ सोचना समझना है नहीं, लेकिन आपकी जो है कि मनसा ही ठीक नहीं है। आप जो है कि चाहते ही नहीं है कि बिहार का बच्चे, गरीब का बच्चा पढ़े। आप चाहते ही नहीं है कि बिहार के गरीब के बच्चे, सोनू जैसे बच्चे आगे बढ़ें। आप सबको मानसिक तौर पर विकलांग बनाना चाहते हैं, और अब मानसिक तौर पर विकलांग बनने के लिए अब बच्चे तैयार नहीं है। साफ साफ सोनू कुमार जैसे 11 साल के बच्चे कह देते हैं कि हम इस सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो यहाँ के शिक्षक कुछ आता ही नहीं है। अब तो बच्चे तैयार ही नहीं पढ़ने के लिए, अब जबरदस्ती बच्चे को तो भेज नहीं सकते हैं सरकारी विद्यालय में। बात यही है समस्या। लगभग जब से आप लोगों ने आंदोलन छेड़ा है, तब से हम सड़कों पर देख रहे हैं कि आप में से कई टीचर ऐसे हैं जो पटना की सड़कों पर गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अब उनको प्लेटफॉर्म नहीं दीजिएगा, विद्यालय में भेजिएगा, तो आखिर वो अपने टैलेंट को वेस्ट तो नहीं करेंगे। वो किसी न किसी गरीब को जो पढ़ाएंगे ही, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया जाता है। विद्यालय पे इतने सरकार खर्च करती है, इतने करोड़ों अरबों खर्च होता है, ये क्यों हो रहा है? जब हमको सड़क में पढ़ाना है बैठा करके, तो बंद कर दीजिए सरकारी विद्यालय को। फिर ये ढकोसला क्यों? जितने भी जुमला दे देंगे, 19 लाख का रोजगार तो उन्हीं का जुमला था, 19 लाख रोजगार देंगे, इंडिया का ही तो था, क्या हो गया? जुमला कहाँ गया? उड़ गया, वो उड़ गया। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वो भी उड़ गया। वो भी उड़ गया, क्योंकि बेटी तो सड़क पे भटक रही है, लगातार 5 दिन से भूखी बैठी है। भूखी बैठी हुई है। जीने मैंने कि आप जो आप बात करना चाह रहे हैं, तो आप देख ही रहे, सब तो आपके सामने है। अब रोज पोल खोल नहीं रहे, लेकिन सरकार सुने तब ना, ये मोटी चमड़ी के सरकार सुने तब ना। ये कान में कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, ये सुने तब ना।
कैसे सुनाया जाए, हम लोग कैसे सुनाए इसको, ये शर्म आती है हम लोग का बिहार सुनाने के। के लिए तो लगातार आप लोग कर ही रहे हैं ना, हवन कर रहे हैं, कभी शंखनाद कर रहे हैं। लेकिन वो सुन जाए तब ना, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं अलग अलग तरीके से, नुक्कड़ नाटक के द्वारा, मुंडन कार्यक्रम के द्वारा, और उसके बाद आज हम लोग को हवन के द्वारा भी अपने बातों को उन तक पहुंचाने का प्रयास किए। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार हो तब ना, सुने तब ना। वो तो एसी के रूम में बैठे हुए हैं और चैन के नींद सो रहे हैं। तो ये हमारे साथ एस्टेट के अभ्यर्थी थे। आपने सुना कि इनकी जो लड़ाई है वो नौकरी पाने के लिए नहीं है। जो सरकार कह रही है कि नौकरी के लिए ये लोग इस तरह कर रहे हैं, जो जनता कह रही है कि ये लोग को नौकरी क्यों दिया जाए, क्यों लगातार ये लोग नाटक कर रहे हैं, तो आप आके यहाँ देख लीजिए, एक बार डिबेट कर लीजिए। आप में अगर हिम्मत है, जो लोग कह रहे हैं बैकडोर से आए हैं, वो आइए यहाँ पर मिल लीजिए। अगर आपको कॉपी जाँच करवानी है तो उसके लिए भी ये तैयार हैं कि आप कॉपी जाँच करवा लीजिए। अगर आप में काबिलियत होती तो आज आप यहाँ होते और ये आपकी जगह पर होते हैं। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ओमान न्यूज़। धन्यवाद।